वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। सो आज है 29 दिसंबर। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और कतर रिलेशंस के बारे में। तो रिसेंटली एक एस्पियोनाज केस के चलते 8 इंडिया के रिटायर्ड नेवल पर्सोनल्स को कतर के अंदर डेथ पेनल्टी दी गई थी, जिसके बाद इंडिया और कतर का जो रिलेशन है, कह लीजिए कि इसका एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेस टेस्ट चल रहा था। इस एस्पियोनाज केस को लेकर एक बड़ा अपडेट हमारे पास आया है, उस अपडेट की हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड देन टुडे विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल नेशनल एजेंसी विच इज़ FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है क्या, ये किस चीज़ के लिए फंक्शन करती है। दैट विल फॉलो। एंड देन विल टॉक अबाउट पेगासस स्पाईवेयर। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पेगासस स्पाईवेयर करता क्या है, क्या क्या कर सकता है और किसने डेवलप किए हैं और क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। एंड लास्टली आज एक डिबेट जो है वो स्पार्कअप हो चुकी है विच इज़ अबाउट द इशू ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में डॉक्टर्स को क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जो एग्जेम्पशन देने की बात है, वहाँ से एथिकल और सोसाइटल डिबेट कह लीजिए कि इम्प्लीकेशंस को लेकर डिबेट स्पार्कअप हो चुकी है। उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया और कतर रिलेशंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कतर की बात करें तो इंडिया के साथ कतर के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन रिसेंटली इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में इंडिया और कतर के रिलेशंस का कह लीजिए कि एक तरह का डिप्लोमेटिक स्ट्रेस टेस्ट चल रहा था। रीज़न बीइंग कतर के अंदर 8 रिटायर्ड इंडिया के नेवल पर्सोनल्स को डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एस्पियोनाज चार्जेस। हमने इसकी बात की थी कि कतर के अंदर 8 इंडिया के रिटायर्ड नेवी पर्सोनल्स को एस्पियोनाज चार्जेस के चलते डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया था। तब से ही हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को फॉलो अप कर रहे हैं और आज हमारे पास एक बड़ा अपडेट ये है कि कतर की जो कोर्ट है उन्होंने इस डेथ सेंटेंस को ड्रॉप कर दिया है। दे हैव कम्यूटेड द सेंटेंसेस ऑफ द 8 रिटायर्ड इंडियन नेवल पर्सोनल्स, जो कि एक कह लीजिए कि सही डायरेक्शन के अंदर एक राइट स्टेप है कि उनके डेथ सेंटेंस को ड्रॉप कर दिया गया है, डेथ पेनल्टी को ड्रॉप कर दिया गया है एंड उनकी जो सज़ा है उसे कम्यूट कर दिया गया है। सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस, अ गुड स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ से हमारे लिए इंडिया और कतर के जो रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कतर की लोकेशन क्या है। आपको कतर की लोकेशन की क्लैरिटी होनी चाहिए। एज यू कैन सी कतर इज़ अ कंट्री इन वेस्ट एशिया एंड इसे चारों इसका जो आप देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज़ कतर। ठीक है, और एक तरह का ये पेनिनसुला है और इसे सिर्फ एक ही कंट्री बॉर्डर करता है विच इज़ सऊदी अरेबिया। याद रखेंगे ये बात कि कतर को सिर्फ एक कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। UAE लैंड बॉर्डर टच नहीं करता, ओनली एंड ओनली सऊदी अरेबिया कतर को बॉर्डर करता है। याद रखेंगे ये बात। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू कैन सी कि इसके तीनों तरफ पर्शियन गल्फ प्रेजेंट है। दिस इज़ पर्शियन गल्फ जो कि कतर को बॉर्डर कर रही है। तो एक तरफ पर्शियन गल्फ है और एक तरफ आपका सऊदी अरेबिया है, बीच में है कतर जिसकी कैपिटल है दोहा। अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम रिलेशंस की, इंडिया और कतर की। तो देखिए यहाँ पे 1971 का ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग 1971 में कतर को इंडिपेंडेंस मिली थी एंड इंडिया वॉज अमंग दोज फ्यू कंट्रीज जिन्होंने कतर की इंडिपेंडेंस को 1971 में ही रिकग्नाइज किया था। 1971 में कतर इंडिपेंडेंस इसको मिलती है और इंडिया वॉज अमंग दोज फ्यू कंट्रीज हु रिकग्नाइज्ड कतर सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिसके बाद 1973 में ऑफिशियली इंडिया और कतर के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनकी शुरुआत होती है। कब? 1973 में। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, हमारा 2023 आ गया है। नाउ वी हैव 2023। सो एज यू कैन सी इंडिया और कतर के बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के
50 साल पूरे हो चुके हैं 50 ईयर्स ऑफ आर बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ठीक है। एंड डिफरेंट टाइम्स पे हमने देखा है कि विजिट्स भी रहती हैं। 2008 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कतर गए थे, 2015 में वहाँ के आमिर इंडिया आए थे, और 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वापस कतर गए थे। तो हमारे बीच में ये एक्सचेंजेस होते रहते हैं। वैसे भी इंडिया और कतर रिलेशंस दे आर वेरी 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 सिग्निफिकेंट फॉर अस। अगर यहाँ पे आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें तो सबसे पहले हम बात करेंगे GCC की। GCC क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और इस GCC का कतर एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है, ठीक है। और ये चीज़ इंडिया के लिए पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, स्पेशली ऐसे इश्यूज जैसे कि कश्मीर जैसा जो इशू है वहाँ पे इंडिया को कतर सपोर्ट करता है। इवन यूनाइटेड नेशंस परमानेंट मेंबरशिप के अंदर भी इंडिया गेट्स द सपोर्ट ऑफ कतर एज वेल। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कतर की बहुत ज़्यादा है इंडिया के लिए। साथ ही में अगर हम बात करें एनर्जी की, तो बेटा एनर्जी पर्सपेक्टिव से इंडिया को जो LNG मिलती है, LNG का लार्जेस्ट सप्लायर हमारे लिए कौन है? कतर, ठीक है। लार्जेस्ट सप्लायर हमारे लिए कतर है। कतर से इंडिया LNG को इंपोर्ट करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कतर के लिए जो इंडिया है, इंडिया इज़ अमंग दोज टॉप 4 डेस्टिनेशंस जहाँ पे उनके एक्सपोर्ट्स जाते हैं। अब कतर क्या क्या एक्सपोर्ट करता होगा इंडिया के लिए? अगर हम बात करें कतर की, अभी हमने देखा कि LNG वहाँ से आता है, LPG वहाँ से आता है, बहुत सारे केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हम यहाँ से लेकर आते हैं। एंड सिमिलरली इंडिया इज ऑल्सो अमंग द 3 टॉप सोर्सेज फॉर कतर्स इम्पोर्ट एज वेल। इंडिया भी काफ़ी इम्पोर्ट कतर को करता है। हम इनको सीरियल्स देते हैं, ठीक है। सीरियल्स के साथ साथ कॉपर के जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ से जाते हैं। आयरन और स्टील आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से जाते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं कतर को। तो ये क्या बताता है हमें? ये शो करता है कि इंडिया और कतर के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज प्रेजेंट है। और बहुत सारी इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जो कि कतर के अंदर काम करती हैं। L&T, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, ये इंडिया की ऐसी कंपनीज हैं जो कि कतर के अंदर ऑपरेट करती हैं। एंड साथ ही में कतर के अंदर इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। अराउंड 8 लाख इंडियाज एक्सपर्टाइट कम्युनिटी दे लिव एंड वर्क इन कतर, जिसके चलते इंडिया में कतर से बहुत सारे रेमिटेंसेस भी आते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे इंडियंस रहते हैं वो अपनी फैमिली को यहाँ पे पैसे भेजते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस कतर से आता है। अराउंड $750 मिलियन कतर से रेमिटेंसेस के तौर पे इंडिया में आता है। एंड देयरफॉर कतर बिकम्स वेरी वाइटल फॉर इंडियाज इंटरेस्ट एज वेल। हमारा कतर के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी है। हम डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। बहुत सारे कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस कोऑपरेशन बन सके। अच्छा, हम एक एक्सरसाइज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इंडिया और कतर के बीच में एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एक्सरसाइज ज़ैर अल बहार, ठीक है। ज़ैर अल बहार, ये हम एक्सरसाइज इंडिया और कतर के बीच में होती है। ये बेसिकली नेवी है, ये मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए एक्सरसाइज दोनों कंट्रीज़ के बीच में होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, सो यू शुड नो अबाउट द एक्सरसाइज ज़ैर अल बहार, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें, हमारा जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं वो भी बहुत अच्छे से होते हैं। बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इंडियन कल्चर सेंटर है वहाँ पे। अभी जैसे इंटरनेशनल योगा डे जब स्पॉन्सर हमने किया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाए, इसको को स्पॉन्सर कतर ने किया था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट से हम ये चीज़ तो समझ गए कि येस, इंडिया और कतर का जो रिलेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, काफ़ी वाइटल है। तो वहाँ पे ये जो एस्पिनाज केस के चलते जो इंडियंस को वहाँ पे सज़ा दी गई, ये एक डेफिनेटली एक डिप्लोमेटिक टास्क ज़रूर है, एक स्ट्रेस ज़रूर है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेप ये आया है कि उनकी डेथ पेनल्टी को ड्रॉप करके इसे कम्यूट किया गया है। सो दैट इज़ वन पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स दैट। एंड तो इंडिया यहाँ से वैसे भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इंडिया इज़ ट्राइंग टू हेल्प आवर सिटीजन्स इन कतर।
एंड दैट वी आर सीइंग एज वेल। तो देखेंगे फ्यूचर में इसे लेकर और क्या डेवलपमेंट होती है। सो एज ऑफ नाउ इंडिया एंड कतर रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, FIU। Now, as you can see the headline as well, it says that FIU slaps Binance and other crypto exchanges with show cause notice। तो Binance और बाकी क्रिप्टो करेंसी जो फर्म्स हैं उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा है। किसने? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस किस को शो कॉज नोटिस भेजा है, क्यों भेजा है, नो। हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये FIU है क्या, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है जी। तो याद रखेंगे कि इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था 2004 में। ठीक है, 18 नवंबर 2004 में इसे सेटअप किया गया था। बेसिकली ये हमारी एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है। याद रखेंगे कि ये हमारी सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि किस चीज़ पे ध्यान देती है? इंडिया के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ये सस्पेक्ट करते हैं। उसे लेकर जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये पर्टिकुलर इंटेलिजेंस यूनिट उसे रिसीव करती है, उसे प्रोसेस करती है, उसे एनालाइज करती है एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ये ओवरऑल देखते हैं। नाउ इससे होगा क्या? बेसिकली विद दिस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ काइंड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, विच इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, मनी लॉन्ड्रिंग। और साथ ही में एक और बड़ा इशू है विच इज़ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, कि भाई कहीं से टेररिज्म की फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रही जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं या फिर टेररिज्म को फाइनेंस कर रही हैं। तो इसे लेकर ये नेशनल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस को मिलकर ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ये ऐसे एफर्ट्स करते हैं ताकि ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल टेररिज्म को ब्लॉक किया जा सके, रोका जा सके। तो दैट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आप देख सकते हो नाम ही बता रहा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग दैट यू शुड नो कि ये जो FIU है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। देखो कभी कभी क्या होता है प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा कि FIU इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि रिपोर्ट करती है किसे? इट रिपोर्ट्स टू EIC। क्या है EIC? EIC इज़ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल which is headed by our finance minister। कौन हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। तो क्या बात की हमने यहाँ पे? वी सेड कि जो FIU है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्टली किसे रिपोर्ट करती है? EIC को रिपोर्ट करती है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, विच इज़ हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, ये एक तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है। इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से टोटल 75 पर्सोनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोई आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से आया होता है, CBDT से, कोई यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम से होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे RBI से होते हैं, कुछ यहाँ पे SEBI से होते हैं, कुछ लीगल अफेयर्स से होते हैं, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से होते हैं। तो अलग अलग, बिकॉज हर तरह की एक्सपर्टीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ 75, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पर्सोनल्स जो हैं इस को पूरा का पूरा ये कॉम्पोजिशन बनती है 75 पर्सोनल्स की। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट काम किसके ऊपर कर रही है कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं या फिर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर जो है वहाँ पे किसी तरह का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो किसी भी तरह की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसे लेकर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दैट इज़ दी मेन फंक्शन ऑफ दी FIU कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये कलेक्ट करेंगे। अच्छा, जब इन्फॉर्मेशन आ गया, अब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ पे सस्पेक्ट हो रहा है कि शायद यहाँ इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है या फिर इसे किसी और क्राइम के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसे एनालाइज किया जाए, पता लगाया जाए कि भाई ये सस्पिशन सही है या नहीं। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसे ये एनालाइज करते हैं। फिर
अब सपोज करो कि येस लग रहा है कि ये सस्पेक्टेड है, तो वैसे केस में उसे ख़त्म करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए दे विल इवन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो अदर अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी ये शेयर करते हैं। अगर कोई फॉरेन केस है तो जो फॉरेन FIU है उसके साथ भी ये केस जो है इसे सबमिट करते हैं। सो मेन आइडिया इज़ कि एक तरह का यहाँ पे एक नेशनल डाटा बेस बन जाता है जिसमें ये अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जो हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, और इससे नेशनली, रीजनली, ग्लोबल लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग से जैसे क्राइम से लड़ने के लिए हम हमारी जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आगे बढ़ते हैं। वेल, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। वेल, यहाँ पे हम आज बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेगासस स्पाईवेयर। नाउ अच्छा, इसका सेंट्रल आइडिया समझते हैं। आज के पेपर में एक पूरा डिटेल डिस्कशन आई है अबाउट द पेगासस स्पाईवेयर। इसका मेन आइडिया क्या है? एज द नेम सजेस्ट, पेगासस स्पाईवेयर ये बेसिकली एक ऐसा स्पाईवेयर है जिससे इंडिविजुअल्स को सर्वेल किया जा सकता है थ्रू देयर स्मार्टफोन्स। तो स्मार्टफोन के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल की सर्वेलेंस की जा सकती है यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो भी टारगेट होता है उस टारगेट के फ़ोन पे एक एक्सप्लॉइटेड लिंक आता है, और अगर उस टारगेट ने, उस पर्सन ने उस एक्सप्लॉइटेड लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो इससे क्या होता है कि ये जो मालवेयर है ये उनकी डिवाइस में उनके कंसेंट के बिना जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। एक बार अगर इस लिंक पे क्लिक हो गया तो ऑटोमेटिकली उस फ़ोन के अंदर वो जो मालवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है विदाउट नॉलेज, विदाउट कंसेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। और एक बार जब ये इंस्टॉल हो गया तो पेगासस अटैकर को एक कंप्लीट कंट्रोल दे देता है उस पर्टिकुलर पर्सन के फ़ोन का। चाहे वो ईव ड्रॉपिंग कर लें, चाहे वो सुने कि उस फ़ोन के आसपास क्या बातें हो रही हैं, या फिर फ़ोन में किसी भी तरह का जो डाटा है उसे रिट्रीव किया जा सकता है। इवन जो कैमराज हैं उनको भी एक्टिवेट करके देखा जा सकता है कि वो पर्सन कहाँ पे है, एंड इवन माइक्रोफोन को भी वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। तो कंप्लीटली जो फ़ोन है वो अटैकर के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, एंड जहाँ से ये पूरा का पूरा ये जो पेगासस स्पाईवेयर का जो केस है इसकी ग्लोबल रेलेवेशन होती है इन 2021 में एक ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट आता है जिससे पता चलता है कि ओके इस तरह का ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका यूज़ हो सकता है। इसे डेवलप किया था NSO ने। ठीक है, NSO ग्रुप जो कि बेसिकली इज़राइल का एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इन्होंने इस पेगासस को डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, एंड इट टारगेट्स मोबाइल फ़ोन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और इंडिया में भी इसकी बात हुई कि इंडिया में भी पेगासस स्पाईवेयर को यूज़ किया गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई किया इस तरह की ऑपोजिशन का कि हमने किसी भी तरह से अपनी नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन नहीं किया, हमने पेगासस को यूज़ नहीं किया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है अंडर जस्टिस RV रविंद्रन, बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट जो एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है बाय यूजिंग दी पेगासस ऑन, जिसमें कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स या फिर कुछ जर्नलिस्ट ने ये बात कही कि येस उनका जो फ़ोन है उसमें पेगासस के थ्रू शायद स्पाईवेयर किया गया है, स्पाई किया गया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फाइन, एंड यहाँ से एक और चीज़ आती है कि हमारा जो IT एक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, इसके सेक्शन 66F के अंदर भी ये डाला गया कि जो साइबर टेररिज्म का ये अटेम्प्ट है, ताकि इस तरह का कोई भी पर्सन अगर ये करता है तो उनको डील करने के लिए प्रॉपर एक सेक्शन जो था वो यहाँ पे हमारे पास आता है इन द IT एक्ट ऑफ 2008। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा यही चीज़ आ रही है कि भाई क्या ये पेगासस स्पाईवेयर इंडिया के जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहा है या नहीं, इसे लेकर क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं। लेकिन हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से हमें कुछ ये बातें पता होनी चाहिए कि ये कैसा मालवेयर है, ये किस तरह से वर्क करता है और ये किसने डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसका जो रेलेवेंस है वो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केसेस हैं इंडिया के अंदर, हम इसकी बात करने वाले हैं।
अब देखिए ये इशू दोबारा स्पाइकअप इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली जमशेदपुर के अंदर एक वुमेन की डेथ होती है बिकॉज ऑफ सेप्टिक शॉक आफ्टर अ सर्जरी, जिसके बाद ये मेडिकल नेग्लिजेंस का इशू आता है। एंड इसमें ये डिस्कशंस हो रही हैं कि किसी अनऑथराइज सर्जन को सब्सटीट्यूट किया गया सर्जरी के लिए और अच्छे से पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं हुई, जिसकी वजह से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से एक वुमेन की डेथ हुई है। तो यहाँ से लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स जो हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, उसकी डिस्कशन यहाँ से रेज होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है। देखें, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ड्यूटी है, जब उस ड्यूटी के अंदर ब्रीच होता है जिसकी वजह से किसी पेशेंट को हार्म हो या पेशेंट की डेथ हो, दैट इज़ द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, हमारे पास करंटली अब हम देखते हैं कि हमारा जो आईपीसी था उसे तो रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया है, BNS सेकेंड संहिता अगर इसे हम बोले तो इसके अंदर एक सेक्शन 106 के तहत कहा गया है कि एक ऐसा डॉक्टर जिसकी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट का हार्म होता है, दे कैन फेस अ पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। उनकी नेग्लिजेंस को केटर करने के लिए उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर उनको फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क भी है हमारे पास। अब इसे लेकर हमारी जो MHA है उन्होंने भी प्रपोज किया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से एग्जेम्प्ट किया जाए इन दीज नेग्लिजेंस केसेस। तो यहाँ से बहुत डिबेट राइज हुई है क्योंकि इसे लेकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जैसे कि आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21 जो कि हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट सेफगार्ड करते हैं, हालांकि हम खुद के अगेंस्ट ही बयान नहीं दे सकते, या फिर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। अगर ये बोला जाता है कि डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, तो एक तरफ तो है क्योंकि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट सेफगार्ड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक पर्सन का राइट टू लाइफ और लिबर्टी भी खतरे में है। तो किस तरीके से बैलेंस किया जाए इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, यहाँ से एक जो डिबेट है वो यहाँ पे रेज हुई है। अब यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट किया जाता है फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो एग्जेम्प्ट किया जाए। इससे जो डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट केयर हैं, उसकी हरासमेंट इंक्रीज़ हो सकती है और इसका पेशेंट केयर के ऊपर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी पेशेंट किसी भी तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डाल रहा है डॉक्टर के ऊपर और डॉक्टर उसको लेकर केसेस की भुगतान कर रहा है, तो पेशेंट केयर कैसे होगी। इससे डॉक्टर्स की जो हरासमेंट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अब इस पूरे इशू के अंदर एक कह लीजिए कि इसका एक एथिकल और एक सोसाइटल इम्प्लीकेशन भी है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से एग्जेम्प्ट कर देते हैं तो इससे डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है उसकी पावर में इम्बैलेंसेस आ जाएंगे। हो सकता है कि इससे जो डॉक्टर्स को एग्जेम्पशन ही मिल गई कि वो कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है कि इससे मेडिकल माल प्रैक्टिसेस इंक्रीज भी हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे ये चीज़ रेस की जा रही है, फिर एक ये भी यहाँ पे कंसर्न किया जा रहा है कि इससे जो वल्नरेबल ग्रुप है, वुमेन, क्यूर, कोई ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल या फिर जो रूरल रेजिडेंट्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से इंक्रीज होने का खतरा हो सकता है। तो ये भी एक डिबेट यहाँ से उठकर आ रही है। अब हमारी जो भारतीय न्याय सेकंड संहिता है, इसके अंदर ऐसे प्रोटेक्शन की चीज़ें डाली गई हैं विच इज़ इन गुड फेथ, कि भाई कोई भी चीज़ अगर गुड फेथ के लिए किया गया, डॉक्टर ने कोई स्टेप लिया जो कि गुड फेथ में था कि शायद इस इलाज से वो मरीज़ जो है वो ठीक होगा, उसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, नेग्लिजेंस और गुड फेथ में कैसे डिमार्केशन की जाए, ये अभी भी अनक्लियर है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव भी है क्योंकि डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ ही इज़ डूइंग इन द फॉर्म ऑफ गुड फेथ, राइट। कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उनकी दवाई या उनकी सर्जरी से पेशेंट जो है वो ठीक ना हो, लेकिन माल प्रैक्टिसेस या फिर नेग्लिजेंस का जो इशू है उसे कैसे डिमार्केट किया जाएगा, गुड फेथ क्लॉज में कैसे जोड़ा जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। तो बेसिकली हम इसकी बात इसलिए करें ताकि आप अवेयर रहें कि एक नेशन वाइड डायलॉग अब यहाँ पे शुरू हो चुका है रिलेटेड टू द केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।